जिसमें कई पुरस्कार प्राप्त हैं। जोरदार तालियों के बीच हम मंच पर इनवाइट करना चाहेंगे जनरल सेक्रेटरी जैन इंजीनियर सोसाइटी इंजीनियर निकेतन सेठी जी को। थैंक यू मेघा जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं संक्षेप में अपनी बात रखना चाहूँगा। एज ए फाउंडेशन सेक्रेटरी मैं हमारे बीच पधारे सम्मानीय अतिथिगण को फाउंडेशंस के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा। परम सम्मानीय हमारे फाउंडेशन के पदाधिकारीगण, हमारे अतिथिगण और देश भर से पधारे हमारे जेस के सभी साधर्मी बंधुओं, सदस्यगण, सादर जय जिनेंद्र। सबसे पूर्व तो मैं भोपाल चैप्टर के कर्मठ ऊर्जावान अध्यक्ष सुनील जी जैन, कन्वेंशन चेयरमैन डीके जैन, संदीप जी, वर्धमान जी, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि वाकई इस कन्वेंशन को उन्होंने ऐतिहासिक कन्वेंशन बना दिया। ये 16वां कन्वेंशन है। इसके पहले जितने भी कन्वेंशन हुए थे उसमें इतनी ज़्यादा तादाद में लोग नहीं आए थे। ये एक ऐतिहासिक कन्वेंशन इस मायने में बन गया कि देश भर से 400 प्रतिनिधि 2 दिन से इस कन्वेंशन का लाभ ले रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। मैं हमारे अतिथिगण और जो नए चैप्टर्स बन रहे हैं उनके लोग जो बैठे हुए हैं, सदस्य बैठे हैं, उनको बताना चाहूँगा कि फाउंडेशन के वरिष्ठ सदस्यों ने जो इंदौर में समाज सेवी रहे और बड़ी बड़ी संस्थाओं से जुड़े रहे, उन 8 लोगों ने इस जैन इंजीनियर सोसाइटी की सन 2002 में स्थापना की थी और 2002 में ही 4 सदस्यों के साथ में इंदौर चैप्टर की शुरुआत हुई थी। आज ये वृक्ष इतना फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कि 4500 सदस्य इससे जुड़े हुए हैं और दिनों दिन ये प्रगति करता चला जा रहा है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं इस मंच के माध्यम से पूरे देश भर में जैन इंजीनियर सोसाइटी की जो चैप्टर्स कार्य कर रहे हैं उनका लेखा जोखा यहाँ पे संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। यूं तो सारे ही चैप्टर्स बहुत रेगुलरली और नियमित रूप से अपनी गतिविधियां कर रहे हैं, बट उनमें से चंद कुछ लोगों के चैप्टर्स के बारे में मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। विशेष रूप से औरंगाबाद चैप्टर जो कि नित नई माइलस्टोन्स क्रिएट करते हुए गतिविधियां कर रहा है, उसमें से एक विशेष रूप से चैट विद चैंपियंस के साथ में उन्होंने जो एक नई गतिविधि की थी, पूरे जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको अपने सदस्यों के बीच में ला के उनसे इंटरेक्शन करवा के मोटिवेट करने के लिए उन्होंने जो कार्य किया वो बहुत अतुलनीय था। भोपाल चैप्टर्स की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने जितनी गतिविधियां की, उन्होंने वो गतिविधियों का इस साल का शतक बनाने जा रहे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने सबसे बड़ा कार्य किया। पूरे भोपाल के अंदर में कार रैली के माध्यम से जैन समाज के सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हुए महावीर जयंती पे उन्होंने कार रैली निकाली और सबदूर जेएस के कार्यों को प्रतिपादित किया। साथ में उनको साधुवाद इसलिए भी कि पहली बार जेएस के इतने 30 चैप्टर में से ऐसा चैप्टर जिन्होंने अपनी महिलाओं के अपनी अलग ब्रिगेड बनाई और वो पैरेलल आदमियों के साथ में, सभी के साथ में, सदस्यों के साथ कार्य कर रही, उन्हें बहुत बहुत बधाई। साथ में उन्होंने 2020 एक कार्यक्रम भी शुरू किया जिसके तहत में समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए जो यूज्ड कपड़े हैं लेकिन वो उसका पुनः उपयोग हो सकता है, वो उन्होंने देने के लिए रखा। मैं इंदौर चैप्टर के कुछ विशेष कार्यों के बारे में बताना चाहूँगा। इंदौर चैप्टर ने समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों को, जिनको को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, उनके लिए उन्होंने इंदौर ट्रेड फेयर, जैनम ट्रेड फेयर का शुरुआत करी, जिसके तहत पूरे इंदौर में 4.5 लाख लोगों ने 3 दिन के अंदर में उस ट्रेड फेयर का लाभ लिया, जिसमें 125 स्टॉल लगे थे, जो वो कमज़ोर लोग जिनको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था जिसके ज़रिए वो अपने बिजनेस को प्रमोट कर सके, वो कार्य किया। साथ में स्वजन उपहार योजना अगेन जो 2020 जो भोपाल ने शुरू की वो इंदौर ने शुरू की और बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से चल रही है। फाउंडेशन ने सभी पूरे देश भर में अपने कार्यों को सुचारू रूप से प्रतिपादित करने हेतु विभिन्न कमेटियां बनाई जो कि पूरे
चैप्टर्स के माध्यम से देश भर में एक्टिविटीज़ करती, जिसमें मैं कुछ विशेष कमेटीज़ के नाम लेना चाहूँगा। वृक्षारोपण कमेटी के रूप में कमल जी पहाड़े के नेतृत्व में पूरे देश भर में 2.25 लाख से ज़्यादा वृक्ष लगाए गए पिछले साल भर में। कमल जी पहाड़े जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। पिछले केवड़िया के अंदर में जब हमने थीम बनाई थी डिजिटाइजेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ जैन तीर्थ एंड जैन टेम्पल्स, तो उसमें आदरणीय डॉक्टर संचेती जी और डॉक्टर प्रकाश जी बड़जात्या जी के नेतृत्व में वो टीम सक्सेसफुली पूरे देश भर में अलग जगा रही है कि अपने अपने तीर्थों का और अपने अपने मंदिरों का वो डॉक्यूमेंटेशन करें। प्रकाश जी बड़जात्या जी को धन्यवाद है कि उम्र के इस पड़ाव पर भी वे सतत लगे हुए हैं और डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया को सतत आगे बढ़ा रहे हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट में दीपक जी ने नित नए उसके अंदर में रिमार्केबल काम किया है और वे नया ऐप भी यहाँ पे आज लॉन्च करने वाले हैं। दीपक जी को बधाई। कन्वेंशन कमेटी के हमारे चेयरमैन आदरणीय शरद जी सेठी जी, जिनके नेतृत्व में और जिनके टीम लीडरशिप के अंदर में ये इतना सक्सेसफुल कन्वेंशन हो रहा है, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद आप सभी। थैंक यू। थैंक यू सो मच निकेतन सर। इसके आगे बढ़ते हुए हम चाहेंगे कि अनुपम पंडित जी मंच पर आएं एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन के लिए, क्योंकि जो हम इसके आगे जिन्हें मंच पर बुलाना चाहेंगे, मैं थोड़ा सा उनके बारे में कुछ कहना चाहूँगी। फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं है, हम चेयरमैन सेज श्री संजीव अग्रवाल जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं इटारसी से हूँ, मेरी क्लास के सारे बच्चे जो है वो सागर कॉलेज से पढ़े हैं, क्योंकि एक तरफा ट्रस्ट है कि बहुत ही अच्छा कॉलेज है जो कल्चरल एक्टिविटीज़ भी कराता है, जो जॉब प्लेसमेंट्स भी देता है और 4 साल सुकून में निकलेंगे। तो वो ट्रस्ट है हमारा इस ग्रुप के ऊपर। प्लस सर का व्यक्तित्व ऐसा है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुंबई की एक प्रोडक्शन टीम है उसके मेंबर्स हैं, वो सागर कॉलेज में एक बार एक कॉलेज देखो कर एक ग्रुप है जिसमें हम कॉलेज को शूट करते हैं, तो उसका शूट करने सर के कॉलेज में गए, तो एक हमें चेयरमैन का बाइट लेना होता है। तो सर से जब वो लोग बात करने गए, उन्हें लगा कि यार फाउंडर है, चेयरपर्सन है, बहुत स्ट्रिक्ट टाइप के होंगे, वी हैव टू बिहेव अ सर्टेन वे, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। बच्चे अंदर गए तो संजीव सर उनसे पूछ रहे थे कि मेरा कुर्ता तो ठीक लग रहा है ना भाई, कलर तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो द वन हु हैज केप्ट इट सो लाइट हार्टेड फॉर ऑल ऑफ अस, इररिस्पेक्टिव कि आप कितने छोटे हैं, कितने यंग है या आपका क्या फील्ड ऑफ वर्क है, ऐसे व्यक्ति का इंट्रोडक्शन देने के लिए हमें डेफिनेटली किसी सीनियर की ज़रूरत है। तो हम चाहते हैं कि अनुपम पंडित जी आप यहाँ मंच पर आएँ और एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन के साथ संजीव जी को मंच पर आमंत्रित करें। जय जिनेन्द्र, कैसा लग रहा है आप सभी लोगों को भोपाल में आके? भोपाल की टीम का कमाल है। बाकी जगह तो जो टीमें जो रहती हैं क्रेडिट लेने में रहती हैं, लेकिन यहाँ के हर मेंबर क्रेडिट देने में लगा रहता है। सुनील भाई से बोलो तो बोलेंगे देवेन भाई का काम है, देवेन भाई से बोलो तो बोलेंगे संदीप जी का काम है, संदीप जी से बोलो तो प्रमोद जी का, मिंडला जी का, सेठी साहब का, हर आदमी क्रेडिट देने में लगा हुआ है यहाँ पर। ऐसा अद्भुत जो है आपको चैप्टर जो है खोजे से मिलेगा। अब जो जिन शख्स का इंट्रोडक्शन देने के लिए मुझे बुलाया गया है वो कुछ अलग हटके हैं। ऐसे बहुत कम लोग रहते हैं जिनमें लक्ष्मी की भी कृपा हो और सरस्वती की भी कृपा हो। लक्ष्मी आती तो सरस्वती रूठ जाती है, सरस्वती आती तो लक्ष्मी रूठ जाती है। लेकिन संजीव अग्रवाल जी वो शख्स हैं जिन्होंने दोनों को साध के रखा या दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करके रखा हुआ है। ये जो सेज ग्रुप है काफ़ी जाना माना ग्रुप है मध्य प्रदेश का। अग्रवाल कंस्ट्रक्शन काफ़ी बड़ा काम है। मैं यहाँ पे डाटा नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ इनकम टैक्स के ऑफिसर्स वगैरह भी हैं और अग्रवाल कंस्ट्रक्शन की शुरुआत 83 में की थी। काफ़ी बड़ा नाम है कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद एजुकेशन की शुरुआत 2001 से की थी। उस वक्त इनके खुद के 4 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। यूनिवर्सिटी सेज यूनिवर्सिटी इंदौर में है, सेज इंटरनेशनल स्कूल है, सेज यूनिवर्सिटी भोपाल है। लगभग 30,000 बच्चे हर साल जो पढ़ते हैं, 30,000।
और 2 यूनिवर्सिटी एजुकेशन, उसके बाद जो बहुत बड़ा एक अपोलो हॉस्पिटल जो भोपाल में 350 बेडेड हॉस्पिटल है, उसकी सौगात भी उन्होंने दी है, जाना माना नाम है। इनकी बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है जो लगभग 6 स्टेट में काम करती है, 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स ये रन करते हैं। ये पंडित साहब की है, सब मेरा नाम ले रहे हैं। तो ये उस चीज़ के, और मैं ये इसमें एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा योगदान इनका ये है कि अपन सोचेंगे जैन समाज के लिए, ये एकमात्र शख्स हैं, इन्होंने 3 जैन मंदिरों का निर्माण किया है भोपाल में। सागर ग्रीन हिल्स में सिर्फ जमीन नहीं दी, पूरा निर्माण किया। इवन जब वहाँ की प्रतिष्ठा हुई तो पंचकल्याणक करवाने का भी पूरा खर्चा बेयर किया। सेज गोल्डन स्प्रिंग में है, सागर ग्रीन हिल्स में है, और सेज यूनिवर्सिटी में भी जैन मंदिर है। और नाम से, तन से, मन से, धन से सभी जैन है ये। आचार्य विद्यासागर महाराज जी के पास इनको काफ़ी समय रहने का सौभाग्य मिला। मेरे पिताजी जब उनको अपनी पुस्तक सुनाया करते थे तो हम लोग बहुत छोटे थे, तो ये जाते थे, घंटों वहाँ बैठते। जब चौक के मंदिर में आचार्य श्री आए थे, 1-1 घंटे जब पापा जी सुनाते थे तो हम लोग बैठते थे। प्रमाण सागर महाराज जी, सभी गुरु का स्वाद वो मिला है। उससे भी बड़ी बात यह है कि पूर्णतः, मतलब अपने में जैन कुछ लोग होंगे जो प्याज खा लेते होंगे, लहसुन खा लेते तो होंगे, लेकिन ये प्याज लहसुन तक नहीं, हाथ भी नहीं लगाते, ना इनके घर में आता है, ना कोई भी इसमें वो करते हैं। एक और किस्सा है, जब इन्होंने अपनी बिटिया की शादी की पिछले साल, तो ये थी बिटिया की बहुत ज़्यादा इच्छा थी हम इंडिया में नहीं करेंगे, एंटालिया टर्की में करना था। अब वहाँ वही समस्या आई कि टाइटैनिक करके जो वहाँ का होटल था एंटालिया का बहुत बड़ा, वहाँ वेज मिलना मुश्किल है। तो लगभग 100 लोगों की टीम जो कि प्योर वेज बनाएगी, ना उनका कोई किचन इस्तेमाल किया, ना कुछ किया, स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से वो 100 कुक और बाकी सारी टीम लेके गए, लेकिन अपना धर्म और वो उसको रक्षा किया। ये जैन संस्कार हैं। जब ये प्रोग्राम की बात हुई तो जब नाम आता है कभी भोपाल में किसी देने वाले का, तो बोले इनको बोलें, कई लोग होंगे, मतलब मैं यहाँ किसी की बुराई नहीं करूँगा, कई जैन समाज के लोगों के पास भी गए, लेकिन उन्होंने इतना दिल खोल के कभी नहीं दिया। इन्होंने बोला नहीं ये हो रहा है तो हम भी इसके लिए जो है जो भी लगेगा सब देंगे। अपनी बसें जो आई हैं वो वहाँ से आई, और जो सपोर्ट मिला सब है। तो ऐसे लोगों का अद्भुत हैं और बहुत ही बड़े मोटिवेशनल है। मतलब हम लोगों के ग्रुप में मोटिवेशनल स्पीकर हैं, काफ़ी अध्यात्म और उसका मिला जुला मिश्रण है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 शब्द बोले। थैंक यू। जय जिनेंद्र, जय राम जी की। चीज़ों को बदलना पड़ता है और बदलने के लिए साथी चाहिए होता है, और वो मेरा साथी, मेरा बचपन का चड्डी वाला दोस्त अनुपम पंडित। हम बचपन के साथी हैं, 4 मील पे साथ रहते थे, साथ मस्ती करते थे, और अपना गुरु बनाया था मैंने बचपन में। वो उस मेरे गुरु का नाम है श्री अनुपम पंडित साहब। तो आज जैन समाज जो कि सबसे समृद्ध समाज है, जिसमें हमारे देश की इकोनॉमी का सबसे बड़ा योगदान है, उस समाज का जो सबसे एलाइड वर्ग है, जेस इंजीनियर्स के एसोसिएशन का, वो पूरा देश यहाँ बैठा है। उस पूरे जैन समाज के सबके समृद्ध वर्ग को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक कोशिश है, एक प्रयास है चीज़ों को और अच्छी करने के लिए, चीज़ों को और अच्छे बनाने के लिए। वो कैसे बनेगा, कैसे होगा, वो आप सब देख रहे हैं। यहाँ मेरे साथ में मैंने देखा मेरे सीनियर्स देवेंद्र जैन साहब, सुनील जैन भाई साहब, संदीप जैन जी क्या प्रयास कर रहे हैं। इतने सारी गैलेक्सीज को इकट्ठा करना, इट्स नॉट ए जोक। पूरा इकट्ठा करा, तन मन धन सब सरे से लगा दिया। मैं अभी बुक देख रहा था, समर्पण, इतनी अच्छी बुक छापी, उसमें मैंने देखा देवेंद्र जैन भाई साहब का मैथमेटिक्स का आर्टिकल है। मैंने वहाँ साहब मैथमेटिक्स पे भी लिखते हैं। मैंने देखा मेरे साथी है वीके जैन साहब, हमारे वाइस चांसलर हैं, उनका एनर्जी सेविंग पे इतना अच्छा आर्टिकल है। करुणा उनकी मिसेज का फाइनेंस पे आर्टिकल है। तो जो करते हैं वो एक अलग लेवल पे ले जाके करते हैं, तभी तो चीज़ें बनती हैं। जैसा सोचते हैं वैसा होता है। हमारे बाबा हमेशा कहते हैं जैसा चाहोगे वैसा होगा, परंतु करना पड़ेगा, चाहना पड़ेगा, और तो जीतोगे।
सबसे पहले करो, सबसे पहले सोचो और जीतो। चीज़ें बदलना पड़ती हैं और बदलेगा कोई नहीं, हम ही बदलेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ अगर सफल होना चाहते हैं, अगर सफल होना चाहते हैं तो सफल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ, अपने आप धक्के मारते मारते आपको भी सफल कर देंगे। तो इसीलिए मैं तो जैन समाज में आ गया कि यहाँ सब सफल लोग खड़े हुए हैं, इनके बीच में मैं भी खड़ा हो जाऊँगा तो मैं भी और सफल हो जाऊँगा। चीज़ों को सफल बनाना, हाथ से हाथ पकड़ के चलाना है। मैंने देखा शुरू में बिटिया ने सबका हाथ पकड़वा के जोश भरा सबके अंदर। यही तो है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर जोश भर देती है, हमारे अंदर एक कला ला देती है। एक छोटी सी स्टोरी से शुरुआत करता हूँ। एक फादर था, उसकी बेटी ने बहुत अच्छा अवार्ड जीता, तो और उसकी बेटी को अपने पिताजी की कार बहुत अच्छी लगती थी। बहुत पिताजी बचपन से उस कार में पिताजी के साथ घूमती थी, तो उसको पिताजी कार बहुत अच्छी लगती थी। तो पिताजी ने बोला, बेटा तुझे मेरी कार बहुत अच्छी लगती थी ना, ले आज ये कार की चाबी तेरे को देता हूँ, आज से तेरी कार। अब तू अपना कॉलेज जाना है, जहाँ कोचिंग जाना है, तू इस कार से आना। वो बहुत खुश हुई। परंतु बोला पिताजी ने उसको बोला, बेटा एक काम कर, पहले तू इस कार का मूल्य जान ले क्या है। बोले पापा कैसे पता लगेगा। बोले जो भंगार का काम करते हैं, जो कार के, तो उनके पास जाके पूछ ले। तो उनके पास गई कि भैया ये कार ये है, मेरे पिताजी की है, बहुत पुरानी गाड़ी है, चलती बहुत अच्छी है, कितने की लोगे आप। तो बोले मैं 80,000 रुपये में लूँगा। और घर आई, बोले पापा उसने 80,000 बोला है। बोला अच्छा एक काम कर, एक मनी लेंडर के पास जाओ, उससे पूछ। मनी लेंडर पास, बोले साहब ये तो मैं तोल के भाव लूँगा, 40,000 में लूँगा। बोला अच्छा। बोला अच्छा एक काम कर, एक कार क्लब है, जो कार क्लब होते हैं जो वहाँ पर पुरानी पुरानी गाड़ियाँ खरीदते हैं, वो शो केस बनाते हैं, उनके पास जा। उनके पास गई। बोले कितने लोग। बोला ये तो नायाब कार है। बोले मैं इसको 80 लाख रुपए में ले सकता हूँ। अरे घर आई। बोले पापा वो 80 लाख बोल रहा है। बोले बेटा यही ज़िंदगी है, अगर तुझे आगे बढ़ना है तो नज़रिया देखना पड़ेगा, कैसे लोगों का साथ है वैसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा, तब जाके आप कर पाओगे, तब जाके आप दूसरे लेवल पे अपने आप को ले जा पाओगे। ये शरीर हमारा है, ये जैसा अभी मैं बात कर रहा हूँ स्थूल शरीर से बात कर रहा हूँ। हमारे 5 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, प्राणमय शरीर, ज्ञानमय शरीर, मनोमय शरीर और आनंदमय शरीर। तो हम जब 5 शरीरों पर बात काम करते हैं तब जीत हासिल मिलती है। क्योंकि लास्ट शरीर है आनंदमय शरीर, जो ईश्वर का स्वरूप है, वो आनंद में रहने के लिए हमें ईश्वर ने भेजा है। हमें वही बच्चा अच्छा लगता है, वही इंसान अच्छा लगता है कि जो हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, खुश रहे। उसके जो 60 ट्रिलियन सेल्स हैं वो रोम रोम में रोमांच हो, रोम रोम में आनंद हो, तब तो मज़ा आते हैं। तो हम उस आनंद में रहना है, उसमें रहना। मुझे बातें तो बहुत सारी करनी, तो मुझे टाइम पर तो लगता है कि बहुत सारे मेरे दोनों सीनियर बैठे हुए हैं, राजीव भाई साहब और बहुत सारे। तो ऑल द बेस्ट, हैप्पी जैनिज्म, जय हिंद। बिल्कुल सही कहा था अनुपम जी ने कि जो हमारे संजीव जी हैं वो मन से पूरे जैन हैं, और इतनी सात्विकता के साथ आपने अभी अपना ये स्पीच दिया। थैंक यू सो मच सर। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, संजीव अग्रवाल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बैंक्स बुला बुलाकर फेलिसिटेट कर रहे हैं। इतना बिजनेस तो वो बैंक्स को दे रहे हैं, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं संजीव अग्रवाल जी के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया। और बैंक वाली बात इसलिए कही क्योंकि जब इंसान बहुत हार्डवर्क करता है तो जाकर हम ये सब बातें जो है अचीव कर पाते हैं, बाकी सब तो छोटी छोटी बातें हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम बुलाना चाहेंगे मंच पर अमोघ गुप्ता जी को। अमोघ जी के बारे में हम बताना चाहेंगे कि आप प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट हैं एंड वैल्यूअर हैं, बेस्ड आउट ऑफ भोपाल प्रेजेंटली। आपने अपना बी आर्किटेक्चर, एम आर्किटेक्चर किया है, एनवायरनमेंट प्लानिंग फ्रॉम मैनेट भोपाल। इन द ईयर 1985 में आपका अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, 2001 में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। डॉक्टरल रिसर्च ऑन द टॉपिक ऑफ वैलिडेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज ऑफ होम बिल्डिंग आपका स्पेशलाइजेशन है इंडिविजुअल और ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, वेरियस अर्बन स्कीम्स पर for over 31 years while actively engaging in both the government and private sectors. Some of his large-scale works, among which some being run by Government of Madhya Pradesh,
group housing schemes for Bhopal Development Authority, Sterling Buildings and Contractors, Rashtriya Group, New Delhi, urban renewal schemes for local bodies, sports centers and several large-scale hospital buildings across India. Additionally, he has also been actively involved in committees working in constructions, to name few, Bylaws Committee, Government of Madhya Pradesh, Review Committee for Western Zone, Ministry of Tourism, Government of India. He has served as the National Junior Vice President of the Indian Institute of Architects for the term 2014-17. He has recently been appointed as the Chairman of Board of Governors for the School of Planning and Architecture, New Delhi, as इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे बीच उपस्थित आर्किटेक्ट अमोघ गुप्ता जी को हम मंच पर बुलाना चाहेंगे। और पर्सनली मैं आपको बता दूं, मैंने अभी रिसेंटली जितने जेके सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, आदित्य बिरला ग्रुप के इवेंट्स किए हैं, उन सब इवेंट्स में अमोघ जी हमेशा चीफ गेस्ट होते हैं और सर हमेशा आते हैं और पूरी गैदरिंग को एनलाइटन कर कर जाते हैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी। तो जोरदार तालियों के बीच हम अमोघ सर को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद मेघा जी। मेरी कुछ बातें तो देवेंद्र चुरा ले गए और कुछ बातें संजीव, थोड़ा बाद में बोलने की दिक्कत होती है। आज इस कार्यक्रम में पधारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, जैश के संस्थापक अध्यक्ष, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, भोपाल की टीम और देश भर से पधारे जैश के सम्माननीय अतिथिगण, उनके साथ पधारी अर्धांगिनियां, सभी को मेरा जय जिनेंद्र। आप सब बुद्धिजन एवं सुधीजन के सामने बोलने में कुछ हिचकिचाहट अवश्य है, क्योंकि जब इस कार्यक्रम के लिए मुझे देवेंद्र ने पूछा तो मैं बड़ा धर्म संकट में था कि मैं आपके बीच में बोलूंगा क्या। तो उन्होंने विषय दिया ग्रीन फ्यूचर बाय इंजीनियरिंग। मैं उस पर थोड़ा सा बोलने का प्रयास करूंगा, लेकिन मेरा मानना है कि हमारे जीवन के दो पहलू हैं और हमको दोनों ही पहलुओं पर विचार करना आवश्यक होगा। तो विषय पर मैंने आपको पावर पॉइंट दिया हुआ है, अगर आप स्लाइड्स ऑन कर दें। जब तक वो पावर पॉइंट स्टार्ट करते हैं तो पहले तो हम इंजीनियरिंग शब्द का अर्थ समझ लें। किसी भी योजना को धरा पर उतारने के लिए नियोजन, तकनीक एवं इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है। ग्रीन फ्यूचर्स के लिए भी ये तीनों आवश्यक हैं। मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले प्लानिंग या नियोजन महत्वपूर्ण है और जितना वह महत्वपूर्ण है उतना ही कार्य करने की दिशा, लक्ष्य को निर्धारित करती है, उसे जमीन पर उतारती है इंजीनियरिंग एग्जीक्यूशन के द्वारा। आवश्यकता पड़ने पर हम उसमें टेक्नोलॉजी का समावेश करते हैं। यह टेक्नोलॉजी समय समय पर बदलती रहती है। अब हम क्रिएटिंग ग्रीन फ्यूचर पर चर्चा करेंगे। ग्रीन फ्यूचर ग्रीन एनवायरनमेंट के द्वारा ही हो सकता है। ग्रीन एनवायरनमेंट जिसको हम एक सिस्टम मान लें तो उसके बहुत सारे सब सिस्टम होंगे, और जैसे ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन कंस्ट्रक्शन, ग्रीन टेक्नोलॉजी आदि आदि। और इन सारे सिस्टम्स को, सब सिस्टम्स को हम मिला दें तो यह ग्रीन सिस्टम में कन्वर्ट एक जाई होगा, तब हम ग्रीन एनवायरनमेंट या ग्रीन फ्यूचर कर पाएंगे। लेकिन वास्तव में ग्रीन फ्यूचर सिर्फ प्लानिंग, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी से अचीव नहीं किया जा सकता। क्यों? मैं इसके लिए बाद में आऊँगा। आप स्लाइड स्टार्ट कीजिए। मैंने जैसे शुरू में कहा बुद्धिजन और सुधीजन, और मैं जैन समाज को
सुधिजन मानता हूं। विद्वजन तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन विद्वजन बिना सुध लेने वाला उतने काम का नहीं है। और जैन समाज की एक खूबी है कि वो विद्वजन तो है ही और सुधिजन भी है। रिसेंटली गिरिडीह में हो रहे प्रयास का संख्या में कई कम नगण्य होने के बावजूद राष्ट्र स्तर पर जिस प्रकार उसका आपने विरोध किया अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं, अनुकरणीय हैं। और मैं अपेक्षा करता हूं कि बाकी सारे समाज को आपसे प्रेरणा और दिशा नेतृत्व लेनी चाहिए। A sustainable city that is designed to address social, environmental and economic impact, ये हमारे SDGs में एक है, SDG 11, make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable। तो किसी भी, जब हम देख रहे हैं विकास और विनाश, तो विकास और विनाश हैंड इन हैंड चलता है। कहीं पर विकास होता है तो किसी का विनाश भी होता है। और ये हमारा कर्तव्य है कि हम विकास और विनाश के बीच में कैसे संतुलन बना के रखें। और उसके लिए जैसा देवेंद्र ने बोला, हमें अपनी नीड के बारे में पहले सोचना पड़ेगा और तब क्रियान्वयन की ओर बढ़ना पड़ेगा। क्या वास्तव में हमें उसकी आवश्यकता है या नहीं है। अल्टीमेटली a city is planned, it has the potential to be environmentally friendly and not cause change the damage। भोपाल के बारे में बताते हुए भाई संजीव बता रहे थे 7th नंबर स्वच्छता में है, लेकिन आप लोग जिस रोड से आ रहे हो तो शायद आप लोगों को थोड़ा अजीब सा भी लगा हो। ये रोड बन रही है, धूल धक्कड़ हो रहे हैं, उम्मीद करते हैं 6 महीने में खत्म हो जाएगी तो वापस यह एरिया भी स्वच्छ हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रीनेबल सस्टेनेबल सिटीज के 4 हिस्से हैं। दैट इज द रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, मिटिगेशन ग्रीन हाउस, फॉस्टरिंग इंक्लूसिवनेस एंड लिवेबिलिटी और कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल सोर्स। इसमें से 2 बिंदु जो है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स और फॉस्टरिंग इंक्लूसिवनेस, इस पर मैं अगले चरण में आऊंगा। नेक्स्ट, ये सारे बिंदु हम रोज अखबार में पढ़ते हैं तो इसको मेरे पढ़ने से कोई विशेष नहीं होगा, फिर भी आप देख ले। लेस पोल्यूशन, ट्रैफिक, रिड्यूस स्ट्रीट, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लोकली फूड, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हम सब ने कल के समाचार सुने होंगे। इनफैक्ट हम जब अर्बन प्लानिंग करने चलते हैं तो आज तक ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं बनी कि इस शहर की सीमा क्या होगी। पहले भोपाल शहर की सब्जी चांदबड़ एरिया से आती थी, काचीपुरा से, फिर सीहोर से आने लगी। आज सब्जियां हिंदुस्तान छोड़ दो, विदेश से आने लगी। जबकि बायोलॉजिकल भी आप देखेंगे एक वर्ड आया है फैसिमाइल, जो शहर अपने दैनंदिनी उपयोग के लिए, जिसको हम दूध, सब्जी, राशन पानी की बात करें, अगर 16 किलोमीटर से दूर से आता है, दैट मीन्स उसमें प्रिजर्वर मिला हुआ है। अब प्रिजर्वर मिला हुआ है मतलब वह भोजन गुणवत्ता की दृष्टि से उस मानक दंड पे नहीं है। यह दुख की बात है कि आज हम सब लोग धीरे धीरे विकास के अंधाधुंध दौड़ में बढ़ने के क्रम में पैक्ड फूड इत्यादि पे आश्रित होते चले जा रहे हैं। मुझे हर्ष है कि मेरे जानने वाले, मेरे से मिलने वाले जैन समाज के मित्र गणों में अभी भी 60-70% इस ओर नहीं हैं। देवेंद्र ने बोला कि हम फ्यूचर सिटीज अपने लिए हम ये करेंगे एज इंजीनियर्स, ऐसा जैस का लक्ष्य है।
मेरा ये मानना है कि ये एज इंजीनियर्स हमने लक्ष्य किया है, लेकिन इसके आगे हमें क्या करना है इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये अर्बन प्रॉब्लम्स है, क्योंकि बेसिकली आई एम एन आर्किटेक्ट, अर्बन प्लानर। तो अर्बन प्रॉब्लम्स जैसे मैंने बताया, बढ़ती शहर की कोई सीमा नहीं। हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका हम एक मैक्सिमम मिनिमम चीज डिफाइन करते हैं, लेकिन आज तक कोई प्लानर एसोसिएशन में यूडीपीआई, आरपीएफआई जो भी गाइडलाइन है, शहर की कोई सीमा ही नहीं है। शहर मंडीदीप क्रॉस करके होशंगाबाद इटारसी तक पहुंच गया, कोई सीमा है नहीं, हम सिर्फ बात करते हैं। नेक्स्ट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आजकल हम सब लोग ने 2004 के बाद शब्द सुने थे, जियोनियरम स्कीम्स आया था, दैट वाज अर्बन रिन्यूअल मिशन स्कीम्स, फिर स्मार्ट सिटीज आई। यह सब एक विषय विवेचना का होगा कि सिटीज स्मार्ट, सस्टेनेबल, इसके पैरामीटर्स क्या हों। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्टेनेबल सिटीज। तो कुछ तो हमको संयम रखना पड़ेगा, कुछ अस्थेय रखना पड़ेगा, कुछ अपरिग्रह करना पड़ेगा, और जितना नहीं कर सकेंगे उसको पाने के लिए हमें इंजीनियरिंग प्लानिंग की सहायता से, टेक्नोलॉजी के समावेश से निर्णय लेने पड़ेंगे। आगे ये मॉडर्न कंसेप्ट्स बड़े अर्बन एरियाज के लिए है, जहाँ पर टेरेस गार्डनिंग के लिए है। पहले हम सोलर पैनल छत पे इस्तेमाल कर रहे थे, अब ऐसे भी सोलर पैनल आ गए हैं जो वर्टिकल वॉल्स पे इस्तेमाल हो रहे हैं, और उससे पूरी की पूरी बिल्डिंग सेल्फ सस्टेनेबल हो रही है, बाहर से पावर लेने की जरूरत नहीं है। जबकि पहला वाला जो है ये हमारा पुराना तकनीक था, जिसमें हम वास्तुशास्त्र में कोर्टयार्ड प्लानिंग से क्लाइमेट को कंट्रोल करते थे। नेक्स्ट, वाटर कंजर्वेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई आज के युग में। यहां वो बिंदु है जिसमें मैं कह रहा था कि हमने अपने इतिहास से देख क्या सीखना चाहिए। देवेंद्र ने जैनिज्म के सारे सिद्धांत बताए, हमारे 24 तीर्थंकर हुए। मैं 24 तीर्थंकर के नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब मैं इसमें लिटरेचर पढ़ रहा था तो मुझे जान के आश्चर्य हुआ कि 24 तीर्थंकर के नाम से एक वृक्ष डेजिग्नेटेड है। जैसे ऋषभदेव जी महाराज वट वृक्ष, अजीतनाथ जी सर्पपर्ण, संभवनाथ जी शाल वृक्ष, अभिनंदन जी का देवदार, ऐसे सभी संत के साथ, सभी तीर्थंकर के साथ एक वृक्ष जुड़ा हुआ है। यह बताता है कि हमारे समाज के उस पथ प्रदर्शक कितने ज्यादा चिंतनशील थे। इनफैक्ट अगर मुझे लगता है कि हमारे समाज के संत मुनि जो हैं, उनको हमने सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण और आंख से देखना प्रारंभ कर दिया, इसलिए हमने उनके बारे में एक गलत धारणा पैदा कर दी। नहीं तो वह संत समाज मुनि तीर्थंकर, दे वर द बेस्ट रिसर्च स्कॉलर्स। उन्होंने उसको किया, अपनाया, जिया, और उसको समाज के सामने सेल्फ अनुभव के आधार पर जीने के लिए प्रेरित किया। वो एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी होते थे। हमने उनके सिर्फ आध्यात्मिक पक्ष को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया, जबकि वह पूरा का पूरा साइंटिफिक पक्ष। और आज साइंस के क्षेत्र में अंतिम रिसर्च क्या चल रहा है? आज विज्ञान और सांख्य, विज्ञान और दर्शन, यह दोनों एक साथ चल रहे हैं। हायर लेवल पे आप किसी भी लैब में, रिसर्च लैब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के CSIR से बात करें, वहां इस विषय पर लैब विषय चल रहा है। इवन
मेरी मुलाकात दिल्ली में श्री विजय भाटकर जी से हुई, जो परम कंप्यूटर के जनक थे, पुणे में रहते हैं। वह अभी पुनः पीएचडी कर रहे हैं भारतीय दर्शन, विज्ञान और सांख्य की उपयोगिता और समायिकता। उनका कहना है कि एक सीमा के बाद यह सभी तीनों आयाम एक बिंदु पे जाके कन्वर्ज होते हैं। हमने बढ़ते हुए उसमें हमारी जीवन शैली बदल गई। पहले जीवन शैली ग्रीन को ही समर्पित थी, लेकिन समय के साथ 1857 में संभवतः जब ईस्ट इंडिया कंपनी से रूल ब्रिटिश क्राउन को गया, तो भारत में एक नया चीज हुआ, हर चीज सरकार करेगी। सरकार स्कूल चलाएगी, सरकार अस्पताल चलाएगी, सरकार पढ़ाएगी, सरकार ही नौकरी देगी। जबकि इसके पहले हमारे समाज के अग्रणी लोगों ने, यह समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। जो मॉडर्न कई आज पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल कहते हैं गवर्नमेंट शुड हैव अ मिनिमम रोल in day-to-day activity and keep the administration and foreign policy etc. in their own। ये पहले हमारे समाज में रूल करने का यही प्रथा था। शिक्षा समाज के पास था, राज्य के पास नहीं था। धर्मार्थ चिकित्सालय, आश्रम, धर्मशाला, यह सब समाज खोलता था, राज्य नहीं खोलता था। राज्य मैक्सिमम सहायता देता था, लेकिन ऑटोनोमी समाज की होती थी। इस अंग्रेजी शासन के अंतर्गत जब हम बड़े हुए तो हम कई चीज भूल गए। हम अपना वास्तुशास्त्र भूल गए, जहां पर कौन से पौधे लगाने हैं और किस दिशा में लगाने हैं, भवन से कितनी दूर लगाने हैं, इस तक की गहन चर्चा हुई, हम भूल गए। और शासन ने क्या किया? अगर हम हर चीज शासन पे छोड़ देंगे, इंजीनियरिंग पे छोड़ देंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? शासन ने नियम बना दिया कि हर आदमी को 5 पेड़ लगाना पड़ेगा। अब उसका तो प्लॉट ही नहीं उतना बड़ा है, कहां से लगाएगा 5 पेड़? तो शासन खुश, हमने नियम बना दिया, पब्लिक खुश कि 5 पेड़ लग रहे हैं, लेकिन लग कहां रहे हैं? तो याद रखिए, यह जब तक हम अपने जीवन शैली में नहीं उतारेंगे, जैसा जैन मुनियों ने करके दिखाया था, हम सिर्फ बात करेंगे ग्रीन फ्यूचर की, हम ग्रीन फ्यूचर बना नहीं पाएंगे। विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है। वो श्लोक क्या है? वो उसमें नारद पुराण में कहा गया है कि जले वापी यह सत्यजाम दहम मलम भ्रूण हत्यासम पाप से प्राप्नो त्यादि दारू। मतलब नहाते समय नहाने के पानी में यदि आप कफ, विष्टा, मल, मूत्र का विसर्जन करते हैं तो ये भ्रूण हत्या के समान दोष है और उसके लिए आपको महानरक में जाना पड़ेगा। यह सब चीज ऋचाएं आज से 3500 साल, 4000 साल पहले लिखी गई। तो क्या हमारे मनीषियों ने सस्टेनेबल लिविंग के बारे में नहीं सोचा था? और हम क्या कर रहे हैं? इसलिए कि हमने अपनी जीवन शैली से अपने पथ प्रदर्शकों का सिर्फ सुबह शाम प्रणाम कर लिया, उस तक सीमित रखा, उसको आचरण में नहीं उतारा, तो कोई लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं कह रहा हूं कि हम इंजीनियर के रूप में करें, हम बच्चों को क्या सिखाएं? हम बच्चों के फ्यूचर के लिए छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो बच्चों से क्या सिखाएं? बच्चों के सामने क्या प्रेरणा दें ताकि वो जो ग्रीन फ्यूचर जिसका जयेश आज विजुलाइज कर रहा है, वो आगे आने वाले जनरेशन में मूर्त रूप ले सके। मैं उसको 2 ही चीज कहूंगा।
शास्त्रों में कहा गया है, और अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग रूपक से कहा गया होगा, लेकिन सबका अर्थ एक है। मैं जिस रूपक का सहारा ले रहा हूं वह श्लोक है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रातः कर दर्शनम। अक्सर ये सोचा जाता है कि हम कर्मयोगी नहीं हैं, और बनिया समाज को तो कर्मयोगी लोग नहीं मानते, जबकि वास्तव में वो सबसे ज्यादा कर्मयोगी है। और इसीलिए हमारे शास्त्र में कहा गया, कर अपने आगे के कर को सुबह उठ के सबसे पहले दर्शन करो, क्योंकि इससे तुम्हें काम करना है। लक्ष्मी इस हिस्से में बसती है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, लेकिन यह लक्ष्मी काम क्या करना है को जानने के लिए कर के मध्य में सरस्वती है। सरस्वती मतलब ज्ञान प्राप्त करोगे, विवेक लोगे, क्या सही क्या गलत, उस कार्य को करोगे। लेकिन मूल में गोविंदा है, धर्म मूल में है। तो अगर मूल धर्म मूल आधारित ज्ञान पर अगर आप कर्म कर रहे हो तो निश्चित तौर पर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और अगर बायोलॉजिकल उससे जोड़ें, क्योंकि आजकल विज्ञान भारती का भी मेरे पर दायित्व है, तो मैं कई बार इस चीज को सोचने का प्रयास करता हूं कि हमारी ऋचाएं का क्या साइंटिफिक पक्ष भी है कि नहीं है। तो आप पाएंगे, आप इंजीनियर लोग, कईयों को पता होगा, नहीं तो डॉक्टर से पूछेंगे तो 50 साल के बाद के उम्र में डॉक्टर कहता है कि बिस्तर एकदम से मत छोड़ो, पहले उठो, गिनती गिनो, 50 तक की गिनती गिनो, फिर बिस्तर छोड़ो। कोई कहता है गायत्री मंत्र का पाठ कर लो। वो सिर्फ यह है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म और ऐसा हो जाता है कि सीधे आप इस भूमि के कांटेक्ट में आएंगे तो स्ट्रोक पड़ने का चांसेस होता है। और अक्सर आप सुनते होंगे सुबह उठे बाथरूम में गए और गिर गए। तो ये इसका साइंटिफिक पक्ष था कि आप पहले बिस्तर छोड़ने से पहले अपने कर्म को याद करो, धर्म को याद करो, सरस्वती को ध्यान करो, और फिर अगला श्लोक क्या बोलना है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपति नमस्तोभ्यम पाद स्मर्श क्षमस्वे। हे पृथ्वी मां, तेरा इस रूप जो मुझे सब देती है, जिस पृथ्वी पर हमने सृजन से लेकर विसर्जन तक किया और यहीं पर अंतिम क्रिया भी हो जाएगी, सब रूप में मेरा साथ देती है, उस पर मैं पैर रख रहा हूं। तो हे मां मुझे क्षमा कर। लेकिन पैर रखना मजबूरी है, लेकिन इस श्रद्धा के साथ जब हम नित्य क्रिया में इस श्रद्धा के साथ लाएंगे और आगे आने वाली जनरेशन को इसके बारे में बताएंगे, तो शायद उसका जो आज हम अर्बन एरियाज में देख रहे हैं समस्या सॉलिड वेस्ट, हमने अपने ग्रीड को कम नहीं किया, हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। सस्टेनेबल उसके ऊपर आप जब नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, सस्टेनेबल उसके ऊपर 3 मूलभूत हैं। जैसे हमने बोला अस्तेय, अहिंसा, संयम, तो हर सस्टेनेबिलिटी के ऊपर 3 मूलभूत चीजें डिफाइन हुए, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा 75% प्रयास रिसाइकिल पर है, रिड्यूस की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। अपने यूज को कोई कम करने को तैयार नहीं है, और वो यूज का बढ़ता हुआ मोमेंटम ही सारी समस्या का जड़ है। तो हम क्या पहले समस्या पैदा करते हैं, फिर उसको रीयूज हो गया तो ठीक है, नहीं तो एक टेक्नोलॉजी ले आते हैं, और 5-10 साल में वो जो चीज हम कर रहे हैं वो एक नई समस्या पैदा करने लगती है, तो हम फिर दूसरा एक टेक्नोलॉजी ले आते हैं, तो एक विस्कस सर्कल में फंस जाते हैं। मूल में जो हमारे जैन मुनियों ने बताया अपने जीवनचर्या में, रिड्यूस, जब तक हम अपने उसको रिड्यूस नहीं करेंगे, हम किसी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात करते रहेंगे और अंतिम फल के रूप में कुछ नहीं पा पाएंगे। आप अंत में आप सब ने मुझे यहां बुलाया,
और धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए मैं समिति का और जैस के सारे मेंबरों का दिल से अभिनंदन, धन्यवाद करता हूं। जय भारत। थैंक यू सो मच अमोक गुप्ता जी। जैसा सो ने कहा, ग्रीनर फ्यूचर इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज ग्रीन एनवायरनमेंट। और आप सभी जैन कमेटी के मेंबर्स को सर ने एक बहुत ही बढ़िया टर्म के साथ संबोधित किया कि हम सब सुधीजन हैं। तो एक सुधीजन यहाँ मंच पर आए जिन्होंने हम सभी को एड्रेस किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इसके साथ आगे बढ़ते हुए अब हम मंच पर बुलाना चाहेंगे हमारे बीच उपस्थित हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री राजीव वार्ष्णेय जी, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स भोपाल। मैं जानना चाहूँगी यहाँ पर कितने लोग हैं जो उत्तर प्रदेश से आते हैं? तालियां बजाकर बताएंगे हमें। उत्तर प्रदेश से कितने लोग हैं? आप हैं? आप हैं? कुछ लोग हैं। अच्छा, कितने लोग हैं जो भोपाल में केंद्र विद्यालय से पढ़े हुए हैं? कुछ लोग हैं। कैंपेन स्कूल से पढ़े हुए? तालियां कोई बजाना चाहेगा? नहीं, जो हैं वहाँ से पढ़े हुए हैं, ऐसे ही नहीं बजाइए, मतलब अगर वहाँ से आप पढ़े हैं, कैंपेन से हैं, वेरी नाइस। अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने बीई इलेक्ट्रिकल से की हुई है? इलेक्ट्रिकल्स, तालियां बजाकर बताओ, तालियां बजाकर बताओ। मैनेट के कितने ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं? अच्छा, कोई ऐसा है जो यहाँ पर 1985 बैच के हैं? आप लोग? अच्छा, ये सेम बैच वाले हैं आप सब, ओके। पीछे भी हैं, वेरी नाइस। और इग्नू से कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ पढ़ाई की है इग्नू से? आपने? वेरी नाइस। और कोई मैरीलैंड से, यूएसए से, IIM बैंगलोर से किसी ने कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए हुए हैं? किसी ऐसे सुप्रीम? वेरी नाइस। तो मैं ये सब बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये पूरा प्रोफाइलिंग जो है एजुकेशन का, ये जो हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं सर का है। सर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से आते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज 1988 बैच से हैं, केंद्र विद्यालय कैंपेन स्कूल से सर ने अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया है, बीई इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग। डिफरेंस ये है कि सर गोल्ड मेडलिस्ट हैं। जो सर देवेंद्र सर, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं? वेरी नाइस। हाँ, सिर्फ वही पढ़ रहे थे। हाँ जी, एक ही गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं। इट्स एक ही गोल्ड, हाँ जी, अच्छा। एक गोल्ड मेडल, सबने फोटो खिंचा लिया उसके साथ। वेरी नाइस सर, वी रियली लाइक द स्पिरिट जो आमोक सर के पास है। ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट 1985 बैच, मैनेट भोपाल, एडवांस डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम इग्नू 1994 बैच, एडवांस मैनेजमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड यूएसए IIM बैंगलोर 2013. He has worked in L&T Mumbai and Bharat Heavy Electricals Limited Bhopal before joining Indian Revenue Services. He has underwent 1.5 years induction training at National Academy of Direct Taxes, Nagpur. He has worked in Bhopal, Indore, Jaipur, Bilaspur, Raipur, Kurnool, Ahmedabad in various wings of income tax departments such as assessment, investigation wing, administration departments, representative in IT/AT, training and computer operations and faceless assessment. वो सारी बातें जो मेरे समझ नहीं आती, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे चीफ गेस्ट जो हैं उनका हम बहुत सारी तालियों के साथ स्वागत करें। और सर, हम आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री राजीव वार्ष्णेय जी। बहुत सारी तालियां। सर को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। सर अब हमारी आज की इस गैदरिंग को एड्रेस करेंगे। जेस के सभी मेंबर्स, बाहर से आए जेस के विभिन्न शहरों से जेस के आए सदस्य, अमोक गुप्ता जी, भाई और बहनों,
जैसा आप सभी को पता चल गया होगा, मैं और आपके आज के कन्वेंशन के ऑर्गेनाइजर श्री देवेंद्र जैन जी इंजीनियरिंग साथ किए हुए हैं। हमने 1980 से 1985 में अब आ रही है आवाज? हमने 1980 से 1985 तक साथ में इंजीनियरिंग किया। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, देवेंद्र इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। मेरे इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया गया कि मैं अलीगढ़ से हूँ। हाँ, ये बात तो ज़रूर सही है कि मेरी पैदाइश अलीगढ़ है, लेकिन आज भोपाल को ही मैंने अपना होम टाउन मान लिया है और अपने सर्विस रिकॉर्ड में भी भोपाल को ही होम टाउन डिक्लेयर किया है। आप सभी बाहर से आए हैं। भोपाल की ग्रीनरी, भोपाल के ऐतिहासिक दर्शनीय स्थानों को आपने देखा होगा, लेक को देखा होगा। एक ऐसा शहर है जहाँ पे बड़े शहरों की सारी सुविधाएं हैं, पर बड़े शहरों के हैसल्स नहीं हैं। मैं अहमदाबाद से आया हूँ, तो मुझे मालूम है कि ट्रैफिक लाइट में अगर तीन चार बार अगर क्रॉस करने के लिए अगर रुकना पड़ता है तो कितनी परेशानी होती है। भोपाल में आपको न ट्रैफिक जैम मिलेगा, न ट्रैफिक लाइट पे रुकने का ज़्यादा समय लगेगा। अच्छे मेडिकल की फैसिलिटीज़ हैं। अगर आप बाहर से आए हैं और आप भोपाल देख के जा रहे हैं और अभी तक आपने कहीं सेटल होने का मन नहीं बनाया है, तो एक बार आप ज़रूर भोपाल में सेटल होने के लिए विचार करें। ये बहुत ही अच्छा शहर है। If you stay in Bhopal for some day, it will grow on you. I have so many colleagues who have come as IRS to Bhopal and they have now settled in Bhopal. So this was off the shoot because in introduction it was told that I am from Aligarh. But except for my birth, I have no connection with Aligarh now, and Bhopal is the only city which I love, and I am going to stay here only after retirement. Now coming to the topic for today, when Devendra asked me that I will have to address you, I thought, why not I should use my domain knowledge of income tax to clear some doubts in you regarding income tax. The department has gone, it has undergone a transformative change, and it is no more the enforcement agency it used to be seen by the general public earlier. There have been so many initiatives under our able leadership of our Honorable Prime Minister, and this faceless assessment is basically a brainchild of our PM, who has announced this in his Independence Day speech from Lal Killa. And you all know, once he puts his eye on something, that thing not only gets implemented, it gets implemented successfully.
So I am proud to say that today, faceless assessment scheme is a unique scheme which is nowhere in the world. It basically means that there is no physical interface between an assessing officer and you. Now, some of you may be doing your income tax dealings through CAs or authorized representatives, and you may not be knowing what is actually being happening. But I feel that not only businessmen, salaried persons also need to know the basic structure of income tax. And what is this faceless scheme? Basically, nowadays income tax department is under two wings. One is investigation wing, which is under Director General of Investigation. Now they are responsible for all search and seizure operations, which you colloquially call as raids. The other wing is assessment wing. Now in the assessment wing, there are two divisions. One is jurisdictional officers. Now jurisdictional officers have a jurisdiction over a particular area or class of income. The other part is faceless assessing officers. Now, under this FAS 2019 scheme, the faceless assessing officers are doing assessment sitting at a place far away from the place where assessee is. And everything is done through electronic interface, through internet, through ITBA. So this was the basic thing regarding faceless assessment scheme. So I have already told you that this scheme basically eliminates the interface between assessing officer and the assessee. So the assessing unit may be in, let us say, I was heading assessment unit in Ahmedabad, and we were doing assessment of, let us say, assessees who were situated in Chennai, Agartala, even MP cases were there. So when I was in Ahmedabad, we had all the cases from all over India except from Gujarat. So that is what the basic theme is. And the assessee is not aware who is the assessing officer. All the communication is through digital signature, we have a computer software called ITBA, Income Tax Business Application, and through e-filing portal. So assessee is not aware where the assessing officer is situated. Now, this scheme is basically there for scrutiny assessments. I will come to that, what are different type of assessments. The presentation has some technical terms which you may ignore, but the point is that whenever your CA or authorized representative tell you something about what is going on, you should all be aware what is happening.
And this is all the more become important because what has happened, since all the communication is electronic communication, you need to keep a check on your email regarding communication from income tax department. In initial years of faceless assessments, we were sending notices through email, but some of the CAs who have given their email in the e-filing returns were not accessing it, and has resulted in best judgment assessment. So to avoid that, one of my suggestion to all of you is that in the e-filing portal, you have to register your email address. It is better that even if there is one address of CA or your authorized representative, you should add your email also there. There is a facility of 2 emails there. You can add your email, and nowadays all those who are using Android do have a Gmail on the mobile. So you can add that Gmail address so that whenever there is a communication from the department, you also become aware of what is the notice, what is the, let us say there is a deficiency in the return. So your chartered accountant, your authorized representative may miss that particular notice, but if you become aware, you can ask him to take action. So I was saying that faceless assessment scheme is related to scrutiny assessment only. Now basically there are 2 types of assessments. 143.1, which is not in a assessment in technical term, it's just an intimation. But nowadays this has also become very important. This is done in Central Processing Center, Bengaluru. Whatever you file in your return, it is checked for mathematical error, and nowadays it is also checked with whatever information is there in your AIS, Annual Information Statement. So you should all become aware of what is there in your AIS, because wherever PAN is used in specified financial transactions, wherever PAN is used, all those transactions gets reflected in your annual information statement. For example, whatever is the interest, whatever is the dividend, if there is a share sale, there is a share purchase, there is a land purchase, land sale, everything gets reflected in this AIS. So you need to know what is there in your AIS before you finalize your return of income. So in 143.1 stage, what happens that it is return is checked for arithmetical error or any claim etc. which is not matching with AIS. At that time, a deficiency notice under section 139(9) is issued to the assessee, and you are supposed to reply. I have seen many cases where assessees are not aware of the deficiency letter and their returns get invalidated. So please keep a track after filing your return. If there is any communication from Central Processing Center, that is CPC, you need to reply within that given time frame. So this is 143.1. The second part is scrutiny assessment. Now in scrutiny assessment, if you are receiving the notice and giving a reply, then it will be a regular assessment under section 143.3. The other is best judgment assessment, where assessee fails to give any reply. So this is very important because nowadays there is going to be no physical notice to you. So you need to keep track of your any electronic communication. And as I have already told, that if you're in the e-filing portal, only email of your CA or chartered accountant or authorized representative is there, then you should add another email so that you also get the communication. So in third type of assessment is income escaping assessment. That is whenever there is a data with the department which says that
any income has escaped assessment, then a formal notice under section 148 is given. So this is 3 types of assessments. This I have already told what is 143.1. This is basically regular assessment under section 143.3. This will come under faceless assessment scheme. This is best judgment assessment, where the assessee fails to give reply to any formal notice. Then the assessing officer takes the view on the basis of whatever material is on record and do the assessment. This is assessment under section 147/148, that is for income escaping assessment. Now this section is the most important section so far as faceless assessment scheme is concerned. The entire scheme of faceless assessment gets its strength from this section only. This is a code in itself, section 144B. It gives the entire procedure, the entire SOPs, etc., and all the rules, etc., also mentioned in this, how the procedure is going to be there, what is the steps being taken in faceless assessment, etc. Escape कर गया ये, अच्छा आ गया. Now, how it is being done, we have a National Faceless Assessment Center, NAFAC, at Delhi, under which there are regional assessment units, regional faceless assessment centers, under which there are various assessment units. I'm just giving you 4 terms which you need to know. AU is assessment unit, where the actual assessment is done. TU is technical unit, which is for taking guidance by assessing officer in legal matters. RU is for review of a assessment order. Basically, it is a pre-audit. In some cases, the case goes to review unit, and that is audited by a review unit, whether the assessment is proper or not. If there is any problem in the assessment, it is returned back to the assessment unit. And the last is VU, that is verification unit. So it basically helps the assessment unit in finalization of the assessments. Now, I'm not going into technicalities of the procedure. It basically is that whenever you get a notice under section 143(2), you need to reply to that notice within 15 days. Once you give a reply, the notice will also carry the things which the department is requiring for verification. For example, they may ask for your verification of a creditor, your detail of any expense. So you need to give proper reply to that 143(2). After that, there may be some other queries by the assessment unit. Then the assessment unit finalizes the assessment, and there is a draft assessment order. Now, that draft assessment order is sent to you, and if you find any thing in which is not as per you, then you can request for video conference facility. Once you request for VC, it is granted to you. Everything is done in a faceless manner, and you will not be knowing who is the officer who is taking VC. It is masked. His face is masked. He is able to listen and get whatever you want to say. It is all recorded also. You can say whatever you want to say in the VC, and after whatever happens in the VC, the assessing officer finalizes the assessment,
all these thing is done electronically, and ultimately assessment order is finalized and digitally signed and sent to you. So this was the basic detail about faceless assessment scheme. I thought that I am getting a forum to address you, so let me make you aware about this scheme so that you become better informed about Income Tax Department faceless assessment scheme. With this, I thank all of you, and I thank my friend Devendra Jain for giving me this opportunity to address you. Thank you once again. Thank you so much, sir, for giving us such a detailed presentation, so orderly and so structured. हम हमारे चीफ गेस्ट सर का एक बार जोरदार तालियों के साथ थैंक यू करते हैं. थैंक यू सो मच श्री राजीव वार्ष्णेय जी. और इसके साथ आगे बढ़ते हुए अब हम हमारे जेस के प्रेसिडेंट इंजीनियर संतोष कुमार जी को मंच पर बुलाना चाहेंगे. ही इज़ द मैनेजमेंट प्रोफेशनल हु हैज़ हेल्ड टॉप पोजीशंस इन लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज इन इंडिया एंड अब्रॉड, वेल नोन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली इन पॉलिस्टर एंड वुलन मैन्युफैक्चरिंग. He was President Pitampur Industries Association Indore for 7 years. He is one of the 6 founders of JES. He was founder chief executive of textile mills at Barabanki, Maler, Kotla, Punjab, Pitampur, Indore. Thank you so much, sir, for joining us here. जोरदार ताली के साथ हम सर को यहाँ पर मंच पर बुलाते हैं. आप सबको जय जिनेंद्र. माननीय अध्यक्ष और दोस्तों, अभी आपने हमारी संस्था के बारे में कब बनी, क्या उद्देश्य हैं और बहुत कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में बताया, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया सबको लग ही गया कि हम क्या करते हैं और ऐसी क्या चीज़ है हमारी संस्था में उस के सब इंजीनियर्स को अट्रैक्ट करती है. अब ये तेज़ी से बढ़ रहा है और मुझे आशा है कि इसकी स्पीड और भी बढ़ जाएगी. हर कोई जुड़ना चाहता है और अपने जान पहचान वाले वो सबको साथ में वो लेके आता है. अब मैं सोच रहा हूँ कि जब इतना कुछ डिटेल्स आपको मिल गई संस्था के बारे में, तो मैं कुछ और बात करूं बजाय कि संस्था के बारे में बात करूं. पहली चीज़ तो ये है कि क्या हमारी संस्था को हमारे समाज ने जान लिया है, पहचान लिया है और उसकी इज्जत करती है. जब तक समाज में पैठ नहीं होगी तब तक हम कितना भी बोल लें स्टेज पर आके, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है. और समाज के लिए हम क्या कर रहे हैं इसका हमको नाप तोलना चाहिए कि क्या ये ठीक है और क्या कर सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए सारे तीर्थों का और बड़े मंदिरों का डिजिटाइजेशन करने का फैसला किया था. उसको 1 साल हो गया, लेकिन प्रगति हुई तो है पर उतनी नहीं जितनी हम एक्सेप्ट करना चाहते थे. और आप देखते भी होंगे आजकल खबरों में जैन समाज थोड़ा उद्विग्न हो रहा है, अनईजी हो रहा है. जैन साधु भी अनईजी हो रहे हैं. वो क्यों? कि उनकी प्रॉपर्टी के राइट्स के पेपर उनके पास नहीं है और उनको टेक ओवर करने का कुछ न कुछ उद्योग होता रहता है. तो इसको देखते हुए हमको इस एक्टिविटी को और फिर से देखकर और आगे बढ़ाना चाहिए. मेरा तो इसमें सुझाव ये है कि सबसे डेटा लेके कि उनके पास पेपर हैंग नहीं है, प्रॉपर्टी राइट्स के पेपर हैंग नहीं है, उनको हम मदद दें. क्योंकि जनरली मंदिर के जो अध्यक्ष होते हैं वो इन चीज़ों को समझते नहीं हैं. तो यदि उनको हम किसी वकील की या जानकार व्यक्ति की देंगे ना, तो वो राजी राजी आएंगे सामने. अभी वो लोग छुपाते हैं, उनके पास पेपर नहीं है तो भी. तो इसकी तरफ यदि कोई मनी
जो है मनी की आवश्यकता होती है तो उसको वो भी हम लोग करें, ये मेरा कहना है। दूसरा ये कि हमको आगे क्या करना चाहिए। मेरा सुझाव उसमें ये है कि हमको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लेने चाहिए जो सबको दिखे और उनका फ़ायदा भी समाज उठा सके। जैसे एक प्रोजेक्ट हम पिछले 2-3 साल से ट्राई कर रहे हैं इंदौर में, और वो ये था कि हम लोग ओल्ड एज होम जो बनाएं, जिस तरह के अभी हैं वैसे नहीं, उनसे उनका स्तर ऊंचा हो और पढ़े लिखे जो है वृद्ध वो भी आके रहें उसमें, और वहाँ आके वो खुश रहें, आपस में बातचीत करके अच्छी जीवन जी सकें। इसके लिए मेरा एक चैलेंज है सारे जितने भी यहाँ पे यूनिट्स जो बैठे हुए हैं कि फाउंडेशन आपको हेल्प करेगा, मैचिंग ग्रांट करेगा। दैट इज जितना आप लगाओगे उतना फाउंडेशन भी देगा। इसका इंतजाम हो गया है। लेकिन अभी मेरे को ये आइडिया नहीं है कि कितने लोग करेंगे और कितना इसमें फंड होगा, वो हमको देखना बाकी है। इसलिए आप जो तो करना चाहते हैं वो फाउंडेशन को कांटेक्ट करें और फिर वहाँ से 2-4 महीने में हम लोग बता सकेंगे कि हम किस किस को दे सकते हैं, किसी को नहीं दे सकते। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इस तरह के प्रोजेक्ट जो समाज को फ़ायदा पहुंचाते हो वो भी इसमें शामिल होंगे स्कीम में। तो आप देखें और हम सबसे फाउंडेशन के जितने लोग हैं उनसे आप कांटेक्ट करें और इसको आगे बढ़ाएं। आज मैंने जो देखा यहाँ कि इस सेमिनार को बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जैसे लोग जुड़े हैं इससे वो सब कैपेबल हैं, कर सकते हैं। इसलिए मैं बहुत ही तारीफ़ करता हूँ भोपाल के लोगों की कि उन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया। हमारी तो तबीयत खुश हो गई यहाँ पर आके। और साथ में अगला जो भी लेगा उसको इससे स्तर ऊंचा ले जाना पड़ेगा, ध्यान रहे। तो बस मेरे को इतने कुछ कहना है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच इंजीनियर संतोष कुमार जी, प्रेसिडेंट जेस। इसके आगे अब हम मंच पर बुलाना चाहेंगे फाउंडर चेयरपर्सन जेस इंजीनियर राजेंद्र सिंह जैन जी को। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सर के लिए। राजेंद्र सिंह जैन जी इज बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल, फेलो ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, फेलो ऑफ वर्ल्ड रिसर्चर्स एसोसिएशन, presently managing director of ITL Industries Limited, a BSE listed company, CEO eSupply World, India's first industrial product supply portal with 1.8 lakh products, chairman Jain International Trade Organization Indore chapter 17 to 19, president Seva Sanskar Kendra Trust Indore, founder chairman trustee Jain Engineer Society Foundation, member IIM Indore Industry Interface Cell Advisory Board. And to name few awards, Udyog Patra Award at the hands of then President of India, Honorable Shri R. Venkat Raman, IMTMA Premier Outstanding Entrepreneur Award 2019 for Machine Tool Industry during IMTEX 2019, Innovation Award by MSME Industry, Ministry of MSME Ministry, Government of India 2019 to 20, Best Design of the Year Award by CMT PMT Trust during IM Tech Show and many more. एक बार जोरदार तालियों के बीच हम स्वागत करेंगे श्री राजेंद्र सिंह जैन जी, फाउंडर चेयरमैन जेस। सर आपका बहुत बहुत मंच पर स्वागत है।
परम आदरणीय श्री राजीव जी वार्ष्णेय साहब, डॉक्टर श्री आमोक जी गुप्ता साहब, हमारे जेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय SK जैन साहब, कार्याध्यक्ष आदरणीय श्री RK जैन साहब, रानेका इंडस्ट्रीज, महेंद्र जी पहाड़िया, निकेतन जी सेठी, झोन से पधारे हुए झोन के अध्यक्ष, सभी अध्यक्ष और सभी सलाहकार, फाउंडेशन के सभी सलाहकार, भोपाल चैप्टर के अध्यक्ष सुनील जी, लाइव वायर श्री संदीप जी, इस अनोखे कन्वेंशन के, अनोखा इसलिए कि अभी तक का बेस्ट कन्वेंशन के श्री DK जैन जी और उनकी पूरी टीम भोपाल की, सभी पधारे हुए चीफ पेट्रन्स, सभी सदस्यगण, सभी भाभियां, बहनें, आज इस आयोजन में आप लोगों ने जो ये एक रिकॉर्ड बनाया है, वास्तव में बहुत सराहनीय है और इससे लगने लगा है कि अब हमें और आगे कैसे बढ़ना है। अभी हम 400 लोग इकट्ठे हुए हैं, हम 1000 कैसे हों। आप सभी का इस 16th नेशनल कन्वेंशन में मैं जेस फाउंडेशन की तरफ से स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमारा आज की थीम थी, क्रिएटिंग ए ग्रीनर फ्यूचर थ्रू इंजीनियरिंग, बहुत ही सामयिक सब्जेक्ट है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम इसके ऊपर और अधिक कार्य कर सकेंगे। और इस सृष्टि के लिए ज़रूरी नहीं कि हम भोपाल में बैठे हैं या इंदौर में बैठे हैं या जयपुर में बैठे हैं, हम इस सृष्टि के लिए जहाँ भी हैं हम कुछ कर सकेंगे। दोस्तों, इस 22 साल की जर्नी में हमने बहुत कुछ सीखा है और आज समय की बड़ी कमी है तो बहुत ज़्यादा कुछ बात कर नहीं पाएंगे, परंतु जितना समय है उसके अंदर ये मैं चाहूँगा कि हम इसके ऊपर आत्मसात करें। अब हमारा ये एक समूह नहीं रहा, अभी हमारा मिशन हो गया है और इस मिशन के अंतर्गत, जैसा आप सब जानते हैं, शिक्षा, चिकित्सा, सामान्य जागरूकता, उद्यमिता, ये हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर हम कार्य करते हैं और जिसका जितना जो उसके पास रिसोर्सेज हैं उसके अंदर हम बेस्ट करते हैं। आपको मालूम ही है कि कोरोना पेंडेमिक के दौरान जो त्रासदी हुई थी उसमें जैन इंजीनियर सोसाइटी ने कितना बढ़ चढ़ कर तन मन और धन से सब लोगों का सहयोग किया था। आज देश में इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है और हर वो आदमी जिसने इसका फ़ायदा लिया था, जिससे उसको फ़ायदा हुआ था, वो आज जैन को मानता है, जेस को मानता है। आपको यह मालूम ही होगा कि हमारे समाज में सिक्के के 2 पहलू हैं। एक हम जो सब दिखते हैं, जो हम सब मंदिर जाते हैं, उपाश्रय जाते हैं, कार्यक्रम आयोजित करते हैं, और एक वो जो सिक्के का दूसरा पहलू है जो समाज में सक्रिय नहीं है वो जैन, परंतु वो सामने नहीं आता है। और ऐसे कई परिवार हर शहर में हैं। मैं जब भी बात करता हूँ तो मैं इंदौर की ही बात कर पाता हूँ क्योंकि उसका तो मैं खुद उसके अंदर इन्वॉल्व हूँ। तो इंदौर के अंदर जब ये हमारा कोरोना का दौर आया था, उस टाइम पे हमने जो मदद की है लोगों की, 692 फैमिलीज़ जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे उनको हमने सपोर्ट किया। और वो जब सपोर्ट किया उस 692 फैमिलीज़ को, उसका सारा श्रेय जो जाता है
वो हमारे अध्यक्ष श्री एस.के. जैन साहब को जाता है कि उन्होंने उस टाइम पे खुद ने अकेले ने 85 लाख रुपीस का कंट्रीब्यूशन दिया, जिससे हम 4 महीने तक इन सारे परिवारों को 2,500 रुपया महीना उनको कंट्रीब्यूट कर सके, ताकि वो किराए के मकानों में जो रह रहे थे वो किराया दे सकें। इस दौरान इन सर्वे में हमने ये पाया कि ऐसे ये परिवार के लोग काफ़ी उद्यमी हैं, मतलब ये काफ़ी कुछ करते हैं, परंतु इनके पास बाज़ार की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो बाज़ार की अवेलेबिलिटी नहीं है तो कैसे ये लोग आगे बढ़ेंगे। तो इंजीनियर सोसाइटी इंदौर चैप्टर ने एक मिशन हाथ में लिया, वो जैनम ट्रेड फेयर के नाम से। तो लास्ट ईयर या इसी साल हम लोगों ने मार्च के अंदर एक ट्रेड फेयर किया। उस ट्रेड फेयर में समाज के जितने भी लो इनकम ग्रुप के लोग थे जो कुछ ना कुछ घर पे बनाते हैं, अचार, मुरब्बा, पापड़, दही, पापड़ और जो भी घर का खाने का सामान बनाते हैं, वो कपड़े सीते हैं और भी कई चीज़ें जो वो करते हैं जिसको वो बेचते हैं, परंतु उनके पास बाज़ार नहीं है। वो आसपास के ही, अपने आसपास के मोहल्ले में ही वो बेचते हैं। तो हमने उनको प्लेटफार्म देने के लिए एक जैनम ट्रेड फेयर किया। उसके अंदर करीब 120 स्टॉल लगे और जो लो इनकम ग्रुप है, इसके अलावा बाकी भी हमारे समाज के कई लोग हैं जो बटीक चलाते हैं, कई लोग और भी कई एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिला और इसका बहुत अच्छा प्रतिसाद हमें मिला उस एग्जीबिशन से। और सबसे बड़ी बात ये कि जो एग्जीबिशन हुई, जो ट्रेड फेयर हुआ, उसके अंदर हमने जो हमारी थीम थी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, उसको पूरी तरीके से अप्लाई किया, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र के अंदर वो एग्जीबिशन लगी थी। तो इंजीनियर सोसाइटी इंदौर चैप्टर ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया हुआ था कि हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर कुछ काम करेंगे जिसको हम दिखा सकें कि इसको करने से क्या क्या फ़ायदा हुआ है। तो वो भी एक बहुत बड़ा काम हुआ। इसके बाद में जैसा अभी एस.के. जैन साहब ने बताया कि हमारा जो ये डिजिटाइजेशन और डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी हमको 2 साल हो गए, हमने इसको बड़ौदा के अंदर फाइनल किया था ये थीम, और वो थीम के अंदर हमको अभी भी काम चल रहा है। जितना गति से काम चलना चाहिए नहीं चल रहा है, परंतु उसकी बहुत आवश्यकता है और उसके ऊपर हमें और अधिक कार्य करना रहेगा। मैं डॉक्टर संचेती साहब और बड़जातिया साहब का आभारी हूँ, उन्होंने इस मिशन को छोड़ा नहीं है। ये पहली बार है कि हम कोई भी मिशन, कोई भी हमने थीम ली है, उसको 2 साल तक हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। ये एक बहुत टफ मिशन है, क्योंकि लोगों को इसको जागरूक करना और उनको वापस डिजिटाइजेशन पे जाना। तो ऐसे अवसर पर हम जो चर्चाएं करते हैं, आज हमारे पास समय कम है, हम आपस में एक्सचेंज जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। तो मेरी कोशिश है कि आज मैंने अध्यक्ष महोदय से रिक्वेस्ट की है, एस.के. जैन साहब से भी मैंने बात किया, निकेतन जी से रिक्वेस्ट किया कि फाउंडेशन लेवल के अभी आज हम शाम को करीब 5 से 5:30 के बीच में हम थोड़ा सा यहाँ पे एक बैठक करेंगे कि हम आपस में, हम वर्चुअली तो हर महीने मिलते हैं, परंतु हम फिज़िकली हम यहाँ बैठ के कुछ ऐसा कार्य करें कि आने वाले समय में हमको मार्गदर्शन मिले और हम और इस संस्था को आगे बढ़ा सकें, इसके ऊपर काम करें। जैसा कि अभी बताया आपको सुनील जी ने कि उन्होंने 4 चैप्टर के लिए कोशिशें की है और वो चैप्टर्स को हम निश्चित जोड़ेंगे जैस के अंदर। और अभी छाबड़ा साहब ने भी एक कोशिश की है कि वो आगरा के अंदर वहाँ पे सुधा सागर जी महाराज हैं, उनके आशीर्वाद से चैप्टर खोलने की बात है। और पूना के अंदर वीर सागर जी महाराज के होते, वो इंजीनियर हैं और उनके आग्रह पे वहाँ पे करीब 850 इंजीनियर्स मेंबर बनने को तैयार हैं, ये मुझे कटारिया साहब ने बताया। तो ये केवल हमें लोगों को जोड़ना है, हमें लोगों को बताना है, हमारे आसपास हमारे परिवार के लोगों को ही हम नहीं बतलाते कि भैया वेबसाइट पे जाके आप मेंबरशिप लीजिए। ये जो निष्क्रियता है ना, ये इसको हमको हटाना होगा और हमें कोशिश करना, अधिक से अधिक मेंबर अगर हम लोग हैं, वेबसाइट पे भी अगर हम जुड़ते हैं, फ्री है, कोई जो है वो सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, सबके पास है, परंतु वो आलस है
या यूँ कहें कि उनको कोई जागृति नहीं दी गई है या उनको जगाया नहीं गया कि आप लोग भी इंजीनियर सोसाइटी में जुड़िए, कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा हम समाज को दे पाते हैं। तो ये आप सबसे मेरा हर निवेदन है कि कृपा करके अपने परिवार के बच्चों को तो जोड़िए आप इंजीनियर सोसाइटी के अंदर, उन लोगों को आप प्रेरित करिए कि वो भी, क्योंकि आगे पीछे जाके एक समय आएगा जब हमें समाज सेवा के लिए आगे बढ़ना ही होगा। हम अदरवाइज़ अकेले हो जाएंगे, अगर हम समाज के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो अकेले होंगे, लोनली होते जाएंगे और हमारा एंड बहुत खतरनाक होने वाला है। तो इसलिए सबको समाज के अंदर जोड़ने का एक तरीका है, कम से कम जो इंजीनियर्स हैं वो तो जुड़ जाएं। आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, आपसे कह रहे थे विदिशा और सागर के दो तीन तीन लोग आए, एक बार आपके उससे। हाँ, जैसा सर बोल रहे हैं, तो जितने भी चैप्टर्स वाले हम सेकंड सेशन के अंदर सभी चैप्टर्स वालों को हम यहाँ इनवाइट करेंगे और उनका परिचय लेंगे, परिचय देंगे और हम उनको निश्चित जोड़ेंगे। आप हमारे लिए तो खुशी की बात है कि नए चैप्टर्स यहाँ पे आए हैं और वो यहाँ मेंबर बनना चाह रहे हैं। तो इसके साथ ही मैं अपना को यहीं विराम देता हूँ क्योंकि समय की सीमा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच इंजीनियर राजेंद्र सिंह जैन जी, फाउंडर चेयरपर्सन जेस। इसके आगे अब हम आवाज़ देना चाहेंगे श्री संदीप जैन जी को, सेक्रेटरी भोपाल चैप्टर जेस, कि आए और एक वोट ऑफ थैंक्स के साथ आज के इस इनॉग्रल सेरेमनी को कॉन्क्लूड करें। आज आपने सभी लोगों का यहाँ पे सब लोगों को सुना और अलग अलग विचारधाराएं देखी सबकी। एक चीज़ तो बिल्कुल निकल के आती है कि सब लोग अपने एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं और कुछ अच्छा करना चाहते हैं। अब अच्छा करने के लिए आपने को अपने खुद का जो स्वयं है वो छोड़ करके दूसरे के प्रति भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, सोच बदलना इसलिए कि आज भी मैं देखता हूँ कई लोग, हालांकि मेरी बात हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन फिर भी जो मैंने देखा मैं सिर्फ उसी का बयान कर रहा हूँ कि आज भी हम जा कर के कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें हमने नहीं की उसका भी क्रेडिट हम ही लें, केवल फ़ोटो खिंचा करके या आगे बैठ करके। बल्कि मैं तो चाहूँगा कि जब हमारे चीफ पैटर्न्स या जब मिक्स होके बैठेंगे तो शायद मुझे लगता है कि वो बहुत लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करके अपनी चीज़ें बता पाएंगे। तो एक हमको ये सोच बदलना पड़ेगी और इस सोच से ऊपर उठ के हमें काम करना पड़ेगा। आप लोग सब यहाँ आए, पधारे, बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब आमंत्रित हैं अभी लंच के लिए जहाँ यहाँ लगा हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर ग्रेसिंग दिस ओकेजन। जी 1 मिनट राष्ट्रीय गान के लिए रुक जाएं प्लीज, नेशनल एंथम के लिए। हाँ, पीछे बैकड्रॉप पे अगर झंडा चल जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
अभी लंच के बाद सेकंड सेशन शुरू होगा, जिसमें प्रेजेंटेशंस और जो हम लोगों के कीनोट स्पीकर्स हैं वो यहाँ पर रहेंगे। तो आप लोग लंच के बाद 2:30 बजे यहाँ पर पुनः उपस्थित हो जाएं। बहुत अच्छा सेशन है और हमारे कीनोट स्पीकर्स बहुत ही अच्छे बताने वाले हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।
हेलो। छोड़ा नहीं हमको, पकड़ के रखा। सुरीली आवाज में जरा अनाउंस कर दो क्या? अटेंशन प्लीज। कुछ लोगों की डिमांड थी कि बाग प्रिंट की साड़ियाँ या सूट चाहिए। हाँ हाँ। अभी 1-2 घंटे में हम मतलब स्टॉल यहाँ लग जाएगा। मुझसे मत बुलवाइए। नहीं, please। नहीं मुझसे मत बुलवाइए, क्योंकि फिर वो कैसे तू बोल क्या? साड़ी तो मेरे को मत बुलवाइए आप। तू बोल दे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर बोल दो उसको। भाभी आप ही बोलो ना, भाभी भाभी आप बोलो, मुझसे मतलब क्या है? क्या मालविका से चक्कर हो जाएगा? नहीं मालविका तो आ रहा है ना। मेरा नहीं वो रिलेटिव में ना तो लगेगा कि अपना आप समझा करिए बात को। प्रमोशन लगे हुए हैं, स्पीकर अंदर लगे हुए हैं एक्चुअली, तो अनाउंसमेंट अंदर ही हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। एक्चुअली अंदर लगे हुए हैं। स्पीकर आता वो उससे अच्छा वो व्हाट इज अभी और ज्यादा हो गया। को माइक दे दिया उनने? सर लोगों ने माइक दे दिया? माइक दे दी सर लोगों ने? बंद कर दिया। हेलो हेलो। थैंक यू सर। हेलो हेलो। इधर बोलते हुए